चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में होता है। कहाँ पर होता है? जो जनन कोशिका हैं, पुरुष नर जनन कोशिका, उनका जो उत्पादन होता है वो वृषण से होता है। कहाँ से होता है? वृषण से होता है। ये तो सभी को पता होगा। और देखिएगा जो वृषण होता है वो एक जोड़ी होता है। कितना होता है? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर निम्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए तो नर और मादा युग्मक जो है आपस में मिलकर या प्रजनन करके क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मज। देखिए शुक्राणु बता दें और जब अंडाणु मिलता है, क्या शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो क्या बनता है? युग्मज। क्या बनता है? शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो युग्मज बनता है। क्या बनता है? युग्मज बनता है। तो ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग है। देखिए शुक्राणु के लिए भी वही मार्ग है, मूत्र के लिए वही मार्ग है, तो वो है मूत्र मार्ग। कौन सा? जो आपका मूत्र मार्ग होता है वहीं से क्या होता है? मूत्र प्रवाहित होता है, वहीं से शुक्राणु भी निकलता है। दोनों के लिए एक ही मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विदलन विभाजन किसके लिए? विदलन विभाजन के लिए कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। देखिएगा कोशिका का आकार घटता है। क्या होता है कोशिका का आकार? तो कोशिका का जो आकार है ना, विदलन विभाजन में क्या होता है? कोशिका का जो आकार है वो घटता है। विदलन की क्रिया युग्मनज में होती है। कहाँ पर होती है? युग्मनज होती है। जब निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और जो विदलन की जो क्रिया है ये युग्मनज होती है। इसमें अंतरावस्था बहुत छोटी होती है। अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव निम्न में प्रवेश करता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव होता है वो जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला जो स्राव है वो कहाँ पर प्रवेश करता है बताइए? तो बता दें दोस्तों, वो प्रवेश करता है मूत्र मार्ग में। किसमें? देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव होता है ना वो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। क्या होता है? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है और मूत्र मार्ग से होते हुए डिंबवाहिनी में पहुंच जाता है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निषेचित अंडा युग्मज निम्न की परत में संविष्ट हो जाता है। जो निषेचित अंडा है युग्मज है वो किसकी परत में संविष्ट हो जाता है? चलिए देखिए वो जो ना निषेचित जो अंडा होता है ना, जो युग्मज है वो निषेचन के बाद जो है ना वो गर्भाशय की परत में क्या हो जाता है? संविष्ट हो जाता है। मतलब स्थायी रूप से चला जाता है। किसकी परत में? गर्भाशय की परत में। अगला क्वेश्चन देखिए। उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए जनन कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ना वो वृषण में होता है। कितने लोग को पता है ये? वृषण में होता है जनन कोशिकाओं का निर्माण। कहाँ पर? वृषण में। देखिए जो वृषण है ना वो शरीर के बाहर क्यों बनाया गया है? तो शरीर के बाहर इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। 2 से 2.5 डिग्री तापमान। हाँ वृषण कोश वृषणों के तापमान को क्या करते हैं? 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम रखने में सहायक होते हैं। मतलब शरीर की जो ताप है उससे 2-3 डिग्री कम तापमान की इसको ज़रूरत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताज़े निकले हुए अंडे शुक्राणुओं का शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है
उसे निम्न कहा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। देखिए ये जो प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विट्रो प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? हाँ, विट्रो। और ये विट्रो प्रक्रिया बोलते हैं या इसी को बोलते हैं परखनली निषेचन। क्या बोलते हैं? परखनली में निषेचन होता है। फिर युग्मज बनने के बाद वो गर्भाशय में डाल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, क्या है? परखनली शिशु जो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ये क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए। हाँ, परखनली शिशु जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग आंसर बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो आपका क्या है, ये बताना है। तो टेस्ट ट्यूब जो बेबी होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों? तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ये होता है डिम्ब का निषेचन परखनली में होता है। क्या होता है? जो डिम्ब का निषेचन होता है वो परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होगा। देखिए विकसित तो गर्भाशय में होगा, लेकिन निषेचन कहाँ पर होगा? परखनली में होगा। इसी को बोलते हैं परखनली शिशु। क्या बोलते हैं? परखनली शिशु बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यौन प्रजनन में अभिवाहक का योगदान निम्न होता है। क्या होता है? यौन प्रजनन में अभिवाहक का जो योगदान होता है वो निम्न होता है। चलिए क्या होता है बताइए। राइट आंसर बताइएगा क्या होता है। यौन प्रजनन किसमें? यौन प्रजनन में अभिभावक का जो योगदान होता है वो निम्न होता है। देखिए क्या होता है ना, जो अभिभावक होते हैं उनका मेन क्या योगदान है कि उसके वंशाणु या जीन का आधा भाग, आधा भाग होता है। यौन प्रजनन में क्या होता है? वंशाणु जो जीन है उसका आधा भाग नर से, आधा भाग मादा से आता है और वो पूरा हो जाता है। फिर दोनों जनन कोशिका से क्या होता है? आधा भाग आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, ये आपको बताना है। किसका? मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? देखिए मादा है तो अंडा हो। अगर पुरुष की बात करता, नर की बात करता, तो नर में क्या होता है? शुक्राणु। मादा में क्या होता है? मादा में होता है अंडा, ये अंडाणु मादा में होता है। अगर पूछता नर का तो शुक्राणु बताते। तो यहाँ पूछा है मादा का, तो मादा का क्या हो जाएगा? अंडा हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है? संतुलित आहार का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलिए संतुलित आहार का, किसका? संतुलित आहार का एक उदाहरण है। चलिए बताइएगा, संतुलित आहार का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलिए तो संतुलित आहार का कौन सा उदाहरण है? देखिए रोटी लेना है, दाल और सब्जी। रोटी दाल सब्जी ना, ये होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में रोटी जरूर रहेगा। क्या रहेगा? रोटी जरूर रहेगा। देखिए ऐसे आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनके हम संतुलित आहार में। तो संतुलित आहार मतलब हर एक चीज़ आपको मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, विटामिन मिल जाए, खनिज मिल जाए, फाइबर मिल जाए, तो ये सभी चीज़ें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए एक अच्छा माना जाता है? अपने आप में क्या है? संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए क्या है? अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो वो है ना दूध। क्या लेना चाहिए व्यक्ति को? दूध लेना चाहिए। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार मानते हैं। क्या मानते हैं? संपूर्ण पौष्टिक आहार मानते हैं, क्योंकि दूध में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, ये बहुत सारी चीज़ें, विटामिन B12, ये सब चीज़ें पाया जाता है। इसीलिए हम दूध को संतुलित भोजन मानते हैं। क्या मानते हैं? दूध को संतुलित। और दूध में एक चीज़ बताते हैं, केसीन प्रोटीन भी होता है। क्या होता है दूध में? केसीन नामक क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या?
केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हम क्या मानते हैं, दूध को संतुलित भोजन मानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, जो आयरन है वो आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए आयरन जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बता दें हम, गुड़ में। किसमें, गुड़ में जो है ना आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, गुड़ में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। बताइए कौन सा है जो अपने आप में एक संतुलित आहार है, बताइए। देखिए संतुलित आहार तो पहले बता चुके, दूध जो है ना वो संतुलित आहार में आता है, क्योंकि इसमें सब कुछ पाया जाता है। इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, केसीन नामक प्रोटीन है। तो दूध को हम क्या मानते हैं, संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, बताइए। बॉडी बिल्डिंग भोजन हम किसको बोलते हैं, तो देखिए प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर है, तो प्रोटीन से जो भरपूर भोजन होगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग। क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग भोजन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए। कौन सा जो खनिज है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एडीपी को एटीपी अणुओं में, किसमें, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए। तो वो है दोस्तों फास्फोरस। कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फास्फोरस जो है। फास्फोरस क्या है ना, एडीपी को एटीपी अणु में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। देखिए फास्फोरस का उपयोग हम एक उर्वरक के रूप में करते हैं, अब पता होगा फास्फोरस का उपयोग करते हैं उर्वरक के रूप में, क्योंकि फास्फोरस जो है ना दांतों और हड्डियों के निर्माण, फास्फोरस का प्रमुख कार्य एक चीज़ और है कि दांतों और हड्डियों के निर्माण में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। पहला क्या है, घी से भरपूर आहार, दूसरा प्रोटीन और विटामिन से भरपूर, तीसरा आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, और चौथा है उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल होना। तो यहाँ पर क्या ना क्या चीज़ें ज़रूरी होती है बता देते हैं हम। सी नंबर, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित एक विशेष आहार, जो विशेषज्ञ बताते हैं भाई जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें क्या चीज़ की कमी है, तो जो विशेषज्ञ बताएंगे वही लेना पड़ेगा। और मुख्यतः क्या होता है ना, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको चाहिए प्रोटीन, दूध से बने हुए व्यंजन, पनीर, दाल, बादाम, मांस, मछली, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, बताइए। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है आपको बताना है। तो इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। अगर आप विटामिन ए लेते हैं, कौन सा विटामिन लेते हैं, विटामिन ए लेते हैं, तो आँख की जो रोशनी है वो बेहतर होगी। क्या होगी आँख की रोशनी, तो आँख की रोशनी जो है वो बेहतर होती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आहारी घटक की प्राप्ति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम, कहने का मतलब क्या है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्राप्ति जो है
मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब किसको खाने से आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। किसको खाने से? भाई आपको वसा को लेने से, अगर वसा लेते हैं आप तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। किससे? वसा से। देखिए वसा के जो है ना 1 ग्राम पाचन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। और वसा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा, आप दूध खाओगे तो वसा मिलेगा, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी, ये सभी लेने से क्या मिलेगा आपको? वसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबालामिन निम्न विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामिन किसका है? B12 का। हाँ, साइनोकोबालामिन, तो ये क्या है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है। देखिए विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन बोलते हैं। विटामिन B6 है बी में, तो विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? तो विटामिन B2 को बोलते हैं आपका राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? बताइए। हाँ, निम्न में से कौन सा तत्व जो है मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? बताइए। तो ये होता है ना लौह। कौन सा? जो आपका लौह होता है ये हीम या हेम का भाग है। क्या है? हीम या हेम का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ना बी, इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स निम्न की कमी के कारण होता है। जो रिकेट्स होता है वो निम्न की कमी के कारण होता है। बताइए रिकेट्स जो है किसकी कमी के कारण होता है? चलिए बता दीजिए। ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम ईजी है, ये तो बनना चाहिए सभी से। देखिए रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से अगर पूछा जाए तो स्कर्वी होगा, और विटामिन ई की कमी से पूछ जाए तो क्या होता है? वामस्तर रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से होता है रक्त अल्पता। क्या होता है? रक्त अल्पता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली से प्राप्त जो लीवर तेल होता है, कॉड लीवर तेल होता है, उससे जो मिलता है विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई विटामिन की कमी से विटामिन सी बोला है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी की कमी से। तो चलिए बता दीजिए जिनसे बनता है। देखिए विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है, और विटामिन डी पूछेगा तो उससे होता है रिकेट्स होता है, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से पूछेगा तो बेरी रोग। और सभी विटामिन याद रखिएगा आप, जितने विटामिन है सभी बनना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? बताइए, जो केला है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, ये आपको बताना है। केला, तो केला जो होता है ना विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है केला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। क्या होता है? हाँ, उस विटामिन का नाम बताइए जिसके कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के है। कौन सा विटामिन है? विटामिन के जो होता है ना, इसके कारण खून बहने लगता है, इसकी कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? बताइए। रक्त स्कंदन के लिए, किसके लिए दोस्तों? हाँ, रक्त स्कंदन के लिए जो है, बताइए रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के जो होता है ना रक्त स्कंदन के लिए, किसके लिए? रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। देखिए विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? बंधता। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स बता चुके, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होता है। देखिए
डी विटामिन डी कमी से रिकेट्स है। अगर ए का पूछेगा तो ऐसे होता है रहता हूँ जी, अगर बी से पूछेगा तो बी से होता है बेरी रोग, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर भी होता है। तो सभी विटामिन और उनके कमी से होने वाले जो रोग हैं वो आपको याद रखने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेरी एक रोग है जो निम्न की कमी के कारण होता है। जो बेरी रोग है वो निम्न की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है बेरी रोग? तो बेरी रोग है जो विटामिन B1 की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? विटामिन B1 की कमी के कारण जो होता है वो बेरी रोग होता है। तो याद रहेगा सभी को, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगला, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की अधिकता या विटामिन B1 की कमी। दो ऑप्शन है। देखिए बेरी तो विटामिन B1 के कारण होता है, तो B1 की अधिकता कि B1 की कमी। तो कोई भी बीमारी होगा वो कमी के कारण होगा। क्या होगा? विटामिन कमी के कारण होता है कोई बीमारी, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, E300 का सामान्य नाम क्या है? हाँ, E300 का सामान्य नाम है क्या है? चलिए बता दीजिए। E300 का सामान्य नाम बता दें आपको, वो विटामिन सी है। क्या है? E300 का सामान्य नाम है विटामिन सी। देखिए ई से हो जाएगा आपका, इसे क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्बी रोग होता है। देखिए विटामिन सी के प्रमुख जो स्रोत है ना, आपको टमाटर खाना चाहिए, नींबू, आंवला, संतरे, इससे मिलता है विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? देखिए जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं हम, क्या होता है जल में घुलनशील? बी और सी। देखिए जल में घुलनशील विटामिन बी है और सी है, और बाकी सभी जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी जो है क्या है? जल में घुलनशील। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का, हाँ देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? क्या? वसा में विलय नहीं है। कौन सा विटामिन जो वसा में विलय नहीं है आपको बताना है, तो वो है विटामिन सी। ये वसा में विलय नहीं है। विटामिन जो सी है वो जल में विलय है। देखिए जल में विलय जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी वो आपके जल में विलय हैं। किसमें? जल में विलय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो आवश्यक प्रोटीन और सक्रिय कैल्शियम को कौन सक्रिय करता है? रक्त का थक्का जमने के लिए तो वो करता है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो बता चुके हैं विटामिन के करता है। किसको? प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है ताकि रक्त का थक्का जम सके, वो है विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? जो आपका ईस्ट होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए कौन से विटामिन में? तो देखिएगा विटामिन बी में जो है ईस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, ईस्ट में क्या पाया जाता है? तो ईस्ट जो होता है ना विटामिन बी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। जो आपका ईस्ट है ना वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा है? तो विटामिन बी है, बता चुके हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन,
निम्न के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो ये जो है ना किसके भाग होते हैं? देखिए हम बता चुके हैं, कई बार बताए हैं भी कि विटामिन ए का जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं विटामिन ए को? रेटिनॉल। तो ये विटामिन ए के 3 रूप हैं। क्या है ये विटामिन ए के 3 रूप हैं? रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा विटामिन ए, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा के लिए स्वस्थ रखता है? तो आँखों के लिए तो विटामिन ए सबसे बढ़िया है। क्या है? विटामिन ए सबसे बढ़िया है। देखिए विटामिन के लिए ना आपको विटामिन ए लेना है तो आपको गाजर खाना होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में मछली खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन जो है B9 के कमी कारण, किसके कमी कारण? B9 के कमी के कारण होता है। देखिए पहले में दिया विटामिन B2, तो विटामिन B2 की कमी के कारण क्या होता है? त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा और विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी रोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, बता देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट। अब समझिए, जो ग्लाइकोजन बनता है वो ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। और ग्लूकोज किसका भाग है भाई? कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है। तो ग्लाइकोजन के रूप में जो संग्रहित होता है वो कार्बोहाइड्रेट है आपका। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या है? तो वर्णांधता और कमजोर दृष्टि कैसे होता है? ये आँखों की बीमारी है और आँख के लिए जब भी बात आए तो आपको लगाना है क्या? विटामिन ए लगाना है। क्या लगाना है? विटामिन ए लगाना है। तो वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या जो होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम की जो अवशोषण है उसको कौन सा विटामिन बढ़ाता है? चलिए देखिए, विटामिन डी जो होता है ना वो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन डी अगर बात करें तो सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा मिलता है। और विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? बताइए, जिंक सबसे ज़्यादा जिंक कहाँ से मिलता है? बताइए। तो सबसे ज़्यादा जिंक ना मेरे हिसाब से अष्टभुज। किससे मिलता है? जिंक एक पता है, जिंक एक अनिवार्य खनिज होता है। सबसे ज़्यादा जो है ना अष्टभुज से मिलता है, जिंक मिलता है। और ये शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिंक लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के लिए विटामिन भी ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज भी ज़रूरी है, फाइबर भी ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें होती हैं ना तो शरीर का विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत? तो सबसे अच्छा स्रोत तो गाजर है विटामिन ए का। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। अब विटामिन ए के लिए मछली भी खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? मछली से मिलता है, दूध से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम जो स्रोत है वो गाजर है, सबसे बढ़िया। विटामिन ए लेना है तो गाजर खाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों में से खून आना, स्कर्वी रोग है, इसके लक्षण क्या है? स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना शामिल है। उसे आहार में निम्न शामिल करके रोका जा सकता है। मतलब जिसको अगर स्कर्वी रोग है तो कौन सा विटामिन देना चाहिए? तो भाई जिसको भी स्कर्वी रोग है ना, विटामिन सी देना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। क्या होता है विटामिन सी की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, आपको बताना है। तो देखिए खट्टे फलों का जो एक समृद्ध स्रोत है ना, वो आपका विटामिन सी है। कौन सा है? जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों का एक क्या है? समृद्ध स्रोत है। अगला देखिए, रेटिनाल मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। रेटिनाल, भाई रेटिनाल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनाल है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी निम्न की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी होगा। विटामिन बी की कमी से क्या होगा? थायमीन। ए की कमी से रतौंधी। तो पूछा स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा है किसकी कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनाल संबंधित है। अगला, रतौंधी रोग निम्न की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है ना, रतौंधी रोग होता है। किस कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण।